Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हम कक्षा 9 का विषय गणित अभ्यास 1 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का पार्ट 4 देखेंगे। इस पार्ट में आपको प्रश्नावली 1.2 को हम पढ़ेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में आपको अपरिमेय संख्या से संबंधित कुछ क्वेश्चन बताया गया था और अपरिमेय संख्या क्या होता है उसके बारे में बताया गया था। आज का जो हमारा वीडियो है वो प्रश्नावली से लिया जाएगा और प्रश्नावली में जो भी प्रश्न है उसको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1.2। पहला जो प्रश्न दिया गया है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर देना है, ट्रू और फॉल्स बताना है। पहला जो प्रश्न है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या का डिफिनीशन यह होता है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर लिखी जाने वाली जो संख्या होती है वह वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, यह सभी संख्या पद्धति के अंतर्गत आने वाली संख्याएं को जब हम मिला के लिखते हैं तो भी क्या होते हैं, वास्तविक संख्या होती है। तो यहाँ से ये जो दिया गया है प्रश्न, प्रत्येक अपरिमेय संख्या दिया गया है, तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये क्या है, सत्य है। ठीक है ना, यानी प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगी, लेकिन प्रत्येक जो वास्तविक जो संख्या होगा अपरिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि जो वास्तविक संख्या है इसमें सभी प्रकार की संख्याएं आती हैं। ठीक है ना, इसलिए कह सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होगी, या प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होगी, लेकिन जो प्रत्येक जो अपरिमेय संख्या है वो वास्तविक संख्या होगा और प्रत्येक परिमेय संख्या है वो भी वास्तविक संख्या होगा। तो पहले का जो आंसर होगा सत्य होगा। ठीक है ना, पहला आपको प्रश्न समझ में आ गया सत्य और असत्य के लिए। चलिए अब दूसरा देखते हैं। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कड़ी में यम के रूप का होता है, जहाँ यम एक प्राकृतिक संख्या है। अब जैसे मान लो यह संख्या रेखा है, तो संख्या रेखा पे दो प्रकार की संख्याएं दिखाई जाती हैं, एक प्लस और एक ऋणात्मक। ठीक है ना, तो प्लस का तो वर्गमूल निकल जाता है, लेकिन ऋणात्मक का वर्गमूल हम नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो कथन है आपका असत्य है, क्योंकि रीजन दिया है ना कि यम एक प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या में क्या आपका ऋणात्मक तो आता नहीं है, धनात्मक ही सिर्फ आता है। तो यहाँ पे दिया कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट यम, तो यम जो है अगर ऋणात्मक होगा तो इसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये दूसरे प्रश्न का रीजन हो गया। तीसरा दिया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। अभी पहले प्रश्न में हमने आपको बताया कि जो वास्तविक संख्या जो होता है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर लिखी जाती है। ठीक है ना, तो जो प्रत्येक जो वास्तविक संख्या होगा, ठीक है ना, प्रत्येक जो वास्तविक जो संख्या होगा वो क्या होगा आपका, प्रत्येक जो वास्तविक जो संख्या होगा, जैसे मान लो प्रत्येक वास्तविक संख्या को हम परिमेय संख्या के रूप में हम नहीं देख सकते। ठीक है ना, अब जैसे यहाँ पे कड़ी में जैसे 4 आपका है, ठीक है ना, तो 4 आपका अपरिमेय संख्या
नहीं है, ठीक है। वो कौन सी संख्या है? परमेय संख्या है, ठीक है। जैसे √4 है, ठीक है, तो भी क्या है आपका? परमेय संख्या ही है, ठीक है ना। √4 परमेय संख्या आपका होगा। जैसे √4 लिखा गया, 2 होगा तो ये परमेय संख्या होगा। तो प्रत्येक जो वास्तविक जो संख्या होता है वह परमेय संख्या और परमेय संख्या नहीं होता है। तो ये भी आपका कथन क्या हो गया? असत्य हो गया, ठीक है ना। तो ये आपको प्रश्न समझ में आ गया। पहला प्रश्न था जिसमें सत्य और असत्य आपको बताना था, ठीक है। चलिए अब दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न दिया गया है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय होते हैं? ठीक है, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परमेय संख्या है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, तो यहाँ पे तो इसका हल लिखेंगे, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय होते हैं? तो ये तो नहीं होगा, नहीं, ठीक है ना। अब जैसे अगर यहाँ पे देखें दिया गया है कि एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परमेय संख्या हो। अब जैसे मान लो यहाँ पे √ क्या है? 4 है। √ क्या है आपका? 4। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 होगा। तो ये क्या होगा? परमेय संख्या होगा, ठीक है। इसी प्रकार जैसे 5 है तो 5 का निकलेगा नहीं, दशमलव में आएगा, तो यह अपरमेय होता है। इसी प्रकार यहाँ पे 6 है तो ये भी आपका अपरमेय होगा। 7 है तो ये भी आपका अपरमेय होगा। 8 है तो ये भी आपका अपरमेय होगा। 9 है तो ये क्या हो जाएगा? परमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ से जो प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न के अनुसार से जो हमारा ये कथन है वह नहीं होगा, ठीक है ना। और उदाहरण के रूप में आप यहाँ पे देखिए, जैसे कड़ी में 4 लिया गया है तो इसका वर्गमूल कितना हुआ? 2 हुआ, तो ये परमेय संख्या होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कड़ी में 9 लिया गया है तो इसी प्रकार इसका वर्गमूल कितना लिया? 3 आया, तो इस भी क्या होगा? आपका परमेय संख्या होगा। तो यहाँ से उदाहरण पूछा जा रहा था कि ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परमेय संख्या है। तो कड़ी में 4 हो गया, कड़ी में 9 हो गया, ठीक है ना। इसके बाद से आपका क्या आ जाएगा? कड़ी में 16 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से कड़ी में 25 आ गया। तो ये सभी आपके क्या हो जाते हैं? परमेय संख्या के उदाहरण हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से ये दूसरा प्रश्न दिया गया था। दूसरा प्रश्न में आपको बताना था, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय होते हैं? तो क्या लिखेंगे? नहीं, ठीक है ना। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय होते हैं नहीं, क्योंकि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय भी होंगे और परमेय भी होंगे, ठीक है ना। यानी अपरमेय और परमेय दोनों होंगे, ठीक है ना। तो ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण देना है जो क्या हो? परमेय संख्या हो। तो यहाँ पे देखिए कड़ी में 4, कड़ी में 9, कड़ी में 16, ठीक है ना, 25, ठीक है। 25 के बाद से क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा। तो ये सभी क्या हैं? परमेय संख्या हैं, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल जाता है। कड़ी में 16 का 4, इसका क्या होता है? 5 होता है, इसका क्या होता है? 6 होता है, ठीक है ना। कड़ी में 49 है, इसका क्या होता है? 7 होता है। ये सभी क्या हैं? धनात्मक पूर्णांक हैं, ठीक है ना। ये जो लिए गए हैं सभी क्या हैं? धनात्मक पूर्णांक हैं। और इनका वर्गमूल क्या आया है? कड़ी में 16 का 4 आया है, कड़ी में 25 का क्या आया है? 5 आया है, कड़ी में 36 का क्या है? 6 आया है, कड़ी में 49 का क्या है? 7 आया है। तो सभी क्या हैं? परमेय संख्या हैं। और जिनका हम वर्गमूल नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है ना, तो वो आपका क्या हो जाता है? अपरमेय संख्या हो जाता है। तो दूसरा प्रश्न आपको समझ में आ गया। चलिए अब इसके बाद वाले प्रश्न को हम
देखते हैं। अब इसके बाद से तीसरा प्रश्न है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर कड़ी में 5, कड़ी में 2, कड़ी में 3 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम कड़ी में 5 को देखते हैं कि संख्या रेखा पर किस प्रकार इसको हम निरूपित करेंगे। तो सबसे पहले हम एक संख्या रेखा खींचेंगे। यह आपका एक संख्या रेखा हो गया और हम यहाँ पे एक पॉइंट दिखाएंगे 0। यह आपका 0 हो गया और यहाँ से हम 1 सेंटीमीटर का मार्किंग करेंगे। यह आपका 1 सेंटीमीटर का यह हो गया, यह 2 सेंटीमीटर, इस प्रकार हम दिखाएंगे। यहाँ पे यह 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। तो हमको कड़ी में 5 को दिखाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझिए, जैसे हमने एक यहाँ पे संख्या रेखा बनाया और यह मान लेते हैं O और यह 1 2, यहाँ से यह 2, यहाँ से कितना है 2 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे हमने एक क्या बनाया है, 1 इकाई लंबाई का एक लंब की रचना किया है जिसकी लंबाई कितना है 1 सेंटीमीटर है। अब इसको हम मिला देते हैं, इसको मान लें A और B, इसको मिला दें तो यहाँ से आपको एक त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। और इस समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय का हम प्रयोग करें, ठीक है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो हमको कर्ण का मान निकालना है। तो कर्ण का स्क्वायर जो होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। तो आधार का स्क्वायर कितना है, यानी 2 सेंटीमीटर है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और लंब का स्क्वायर है 1, 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 + 1, तो ये 5 आ जाएगा। तो कर्ण बराबर √5 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कड़ी में 5 आ गया। इसी प्रकार हमको यहाँ पे रचना आपको करना है। ये 0 लिया गया है, ठीक है ना। तो इसको हम मान लेते हैं A बिंदु है, ठीक है ना। अब इस A बिंदु से यह आपका 1-1 सेंटीमीटर का दूरी पर बना हुआ है मार्किंग। अब यहाँ से यहाँ तक का 2 सेंटीमीटर है, तो हमने 2 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख लिया। अब 2 सेंटीमीटर पर हम क्या करेंगे, 1 इकाई लंबाई के लंब की रचना करेंगे, यानी यहाँ से हम 1 सेंटीमीटर का, इस पर हम 90 अंश का कोण बना लेंगे। पटरी और प्रकार के माध्यम से 90 अंश का कोण बना लेंगे। ये B बिंदु हो जाएगा आपका। और इस पे 90 अंश का कोण बनाने के बाद से प्रकार में 1 सेंटीमीटर का दूरी ले लेंगे और B बिंदु पर रखकर एक छोटा सा चाप लगा देंगे, जो क्रमशः ये जो लंब ड्रॉ किया गया है, जो लंब की रचना किया गया है, इसको C बिंदु पे काटेगा, ठीक है ना। अब यहाँ से आपको क्या करना है, वो A और C को मिला देना है, A और C को मिला देना है। तो यहाँ से इसको आप मिला देंगे, A और C को मिला देंगे। ये टोटल कितना आपका है 1 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से आप देखेंगे समकोण त्रिभुज ABC, ठीक है। ये आपका एक समकोण त्रिभुज बनेगा में पाइथागोरस प्रमेय से। अब इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ से आपका AC² बराबर हो जाएगा AB² प्लस BC²। AB का मान कितना है 2 सेंटीमीटर है, तो 2 का स्क्वायर। BC का मान कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर।
2 दूना 4 प्लस 1 AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर बराबर 5, AC बराबर √5। तो यह देखिए आपका √5 आ गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि यह तो क्लियर हो गया, AC का मान जो √5 है, चूँकि हमको √5 को संख्या रेखा पर दर्शाना है, इसलिए अब क्या करेंगे, प्रकार के माध्यम से ए को केंद्र मान लेंगे, यानी AC का दूरी ले लेंगे। प्रकार में कितना दूरी लेंगे, AC का दूरी लेंगे और ए बिंदु पर रखकर और इस प्रकार एक चाप लगाएंगे। ठीक है, इस प्रकार एक चाप लगाएंगे जो संख्या रेखा पर यम बिंदु पे काटता है। ठीक है ना, संख्या रेखा पर यम बिंदु पर काटेगा, तो वही आपका क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। ठीक है ना, प्रकार की सहायता से वो क्या करना है कि AC का दूरी लेना है। ठीक है ना, और AC का दूरी लेके ए को केंद्र मान के और एक चाप लगाएंगे। ठीक है ना, तो वह संख्या रेखा पर यम बिंदु पे काटेगा, जहाँ भी काटता है वही क्या होगा, √5 को रिप्रेजेंट करेगा आपको। ठीक है ना, आ गया बात समझ में। तो इस प्रकार कड़ी में 5 को हमने संख्या रेखा पर निरूपित किया। ठीक है, अब इसके बाद से चलिए हम लोग पढ़ते हैं कड़ी में 2 को हम किस प्रकार निरूपित करते हैं। ठीक है ना, तो कड़ी में 2 को निरूपित करने के लिए सेम इसी प्रकार प्रोसेस है, उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं है। थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे देना है। पुनः हम एक संख्या रेखा खींचेंगे इस प्रकार से और यहाँ पे एक मार्किंग करेंगे कि यह आपका 0 हो गया और यह आपका क्या हो गया, 1 हो गया। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि 1 इकाई की लंबाई की भुजा का, ठीक है, इस पर हम लंब खींचेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो कि हम एक वर्ग बनाते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई 1 सेंटीमीटर का है। ठीक है ना, और इसके विकर्ण को मिला देते हैं इस प्रकार। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसकी लंबाई भी 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर है। तो विकर्ण का अगर मान पूछा जाएगा, चूँकि ये वर्ग है तो वर्ग जो होते हैं इसके सभी कोण समकोण होते हैं। तो इस कंडीशन में ये जो त्रिभुज आपका होगा समकोण त्रिभुज होगा, और जब इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, तो 1 + 1 = 2 आएगा। अब चूँकि विकर्ण होता है, विकर्ण का वर्ग होता है, तो सिर्फ विकर्ण का मान निकालेंगे तो ये √2 हो जाएगा। तो ये √2 आपका आ जाता है। तो उसी कंडीशन पर इसको भी अप्लाई करेंगे। एक संख्या रेखा खींचेंगे और 1 सेंटीमीटर का दूरी लेंगे, इसको हम ए मान लेंगे और इस पर हम 1 इकाई का एक लंब ड्रा करेंगे। या पहले आप क्या करिए कि इस पर 90 अंश का कोण बना लीजिए। ठीक है ना, पटरी और प्रकार के माध्यम से या चाँदा के माध्यम से आप इस पर 90 अंश का कोण बना लीजिए और इसके बाद से इसमें 1 सेंटीमीटर आप चिन्हित कर दीजिए। ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर इसमें चिन्हित कर दीजिए, ये भी 1 सेंटीमीटर है और इसका नाम लिख दीजिए B और इसका नाम क्या हो जाएगा आपका P मान लो। अब यहाँ से P को B से क्या करेंगे, मिला देंगे, P को B से मिला देंगे। हम इस प्रकार मिला देंगे और ये आपका यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे देखिए ये भी समकोण त्रिभुज है PAB। इसमें भी हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ से PB स्क्वायर बराबर PA स्क्वायर AB स्क्वायर होगा। PA का मान कितना है, 1 सेंटीमीटर,
ए बी का मान भी 1 सेंटीमीटर है, तो 1 + 1 बराबर 2 आएगा। पी बी स्क्वायर, पी बी का मान निकालेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो यह रूट में हो जाएगा आपका, तो यह आपका आ जाएगा √2। अब हमको इसको संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करना है, तो आप प्रकार में पी बी का दूरी ले लेंगे, पी बी का दूरी ले लेंगे प्रकार में, और पी को केंद्र मान के एक चाप लगाएंगे इस प्रकार, और संख्या रेखा पे जहाँ भी वो कट करेगा, प्रतिच्छेदित करेगा, उसको हम यम मान लेंगे। यही जो यम होता है वो कड़ी में 2 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपने क्या बनाया, कड़ी में 2 को संख्या रेखा पर हम किस प्रकार निरूपित करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा जो दिया है, कड़ी में 3 को रिप्रेजेंट करना, तो कड़ी में 3 को रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है ना। तो उसके लिए देखिए, कड़ी में 3 को रिप्रेजेंट करना होगा, तो ये जो आपका कड़ी में 2 का बना है, इसी पर कड़ी में 3 का बनेगा। तो यहाँ पे बी बिंदु पर एक लंब खींचेंगे, या ये कह सकते हैं कि पी बी के सापेक्ष बिंदु पी पर 90 अंश का कोण बनाएंगे, ठीक है ना। और इसमें 1 सेंटीमीटर आप काट लेंगे, ये डी बिंदु आपको मिल जाएगा, ठीक है। यह 1 सेंटीमीटर है, और पी और डी को क्या करेंगे, मिला देंगे, पी और डी को मिला देंगे। अब यह भी आपका क्या बन जाता है, एक समकोण त्रिभुज बन जाता है ना। तो यहाँ पे इसके लिए देखिए, समकोण त्रिभुज पी बी डी, ठीक है ना, पी बी डी। अब इसमें भी हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, तो यह कोण हो जाएगा आपका, तो पी डी स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो पी डी का मान कितना है, कड़ी में 2 है, कड़ी में 2, और बी डी का मान कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर, तो 2 + 1 बराबर क्या आ गया, 3। तो पी डी स्क्वायर बराबर 3 आया, तो पी डी बराबर दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो ये आ जाएगा, कड़ी में 3 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा, कड़ी में 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हमको संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करना है, तो पुनः प्रकार में हम क्या करेंगे, पी डी का दूरी ले लेंगे, प्रकार में पी डी का दूरी ले लेंगे, और पी बिंदु पर रख के, और जो पी डी दूरी लिया गया है, हम क्या करेंगे, पी को केंद्र मान के एक चाप लगाएंगे इस तरीके से, ठीक है ना, जो बिंदु डी से हो के जाएगा, और वह संख्या रेखा पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। जैसे मान लो यहाँ पे आर बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, यही जो आर है वो कड़ी में 3 को रिप्रेजेंट करेगा, कड़ी में 3 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया। तो इस तरीके से कड़ी में 5, कड़ी में 2, कड़ी में 3, ठीक है ना, कड़ी में 7 का भी हम बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बताया गया कि किस प्रकार हम कड़ी में 5, कड़ी में 2, कड़ी में 3 को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, ठीक है ना।